फार्माकोडायनेमिक्स टेल्स अस अबाउट द ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। ठीक है, ड्रग क्या इफेक्ट करती है, व्हाट द ड्रग डू विद द बॉडी। हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है। कोई रिस्पॉन्स जो है वो ख़त्म भी हो सकता है और कोई इनिशिएट भी हो सकता है। ड्रग का एक्शन बॉडी पे और इन्फ्लुएंस जो है ड्रग कंसंट्रेशन का, वो जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारी ड्रग्स जो है अपना इफेक्ट शो करती हैं, बेनिफिशियल भी, हार्मफुल भी। अब ड्रग्स जो है अपना इफेक्ट कैसे शो करती हैं, दे इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ड्रग जब बाइंड करती है तो अपना इफेक्ट शो करती है, आइदर इनिशिएट अ रिएक्शन और आइदर इनहिबिट अ रिएक्शन, इनहिबिट अ रिस्पॉन्स। इसको हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। ड्रग जो है वो सिग्नल के तौर पे एक्ट करती है, रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं सिग्नल डिटेक्टर। ये जो है ये सेल पे रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ड्रग ने जो है वो बाइंड करना है ऑन दैट रिसेप्टर्स। ठीक है, ये ड्रग है दैट बाइंड ऑन दीज रिसेप्टर्स। पर ड्रग्स एक्ट एक्ट सिग्नल्स। ठीक है, सेल को सिग्नल देगी, रिसेप्टर्स जो हैं वो सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे, और जिस हिसाब से व्हेन द ड्रग बाइंड विद द रिसेप्टर, लिगेंड कह लें, ड्रग कह लें, व्हेन बाइंड विद द रिसेप्टर्स, तो उसी तरह का सेल में जो है उसी तरह की जो है वो एक्टिविटी होगी। अनऑक्युपाइड रिसेप्टर्स जो है ना, उनका इंट्रासेल्यूलर जो प्रोसेस है उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन जो बाउंड लिगेंड बाउंड जो रिसेप्टर्स होते हैं, कि अगर ड्रग बाउंड हो गई, हार्मोन भी हो सकता है लिगेंड जो है, उसके अलावा कोई और भी लिगेंड हो सकता है, वो क्या करती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सेल की चेंज कर देती है, सेल के रिस्पांस को, बायोलॉजिक रिस्पांस को चेंज कर देती है ड्रग जो है, या कोई भी रिसेप्टर। पहले ड्रग बाइंड करती है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद जो है वो सेलुलर एक्टिविटी स्टार्ट होती है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर बाइंड द ड्रग, इनिशिएट एन इवेंट, चेंजेस इन सेल एक्टिविटी। ऐसा इवेंट इनिशिएट करते हैं जिससे सेल एक्टिविटी जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, सेल एक्टिविटी स्टॉप भी हो सकती है और स्टार्ट भी हो सकती है। रिसेप्टर जो है इनएक्टिव होते हैं और एक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसमें जो है वो एक एगोनिस्ट होती है एक टाइप, और एक एंटागोनिस्ट होती है। एगोनिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी रिस्पांस को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई तो करते हैं, लेकिन जो है वो रिसेप्टर्स को जो है वो एक्टिवेट नहीं करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं। एगोनिस्ट एक्टिवेट करेंगे रिसेप्टर्स को, और एंटागोनिस्ट जो होंगे उनका ऑपोजिट इफेक्ट होगा, वो जो है वो इनहिबिट करेंगे रिसेप्टर्स को, स्टॉप करेंगे रिसेप्टर्स को। अनऑक्युपाइड रिसेप्टर्स हैं जो उनके ऊपर कोई भी, जो किसी भी इंट्रासेलुलर प्रोसेस पे जो है वो नहीं करते इन्फ्लुएंस। अब जो है ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं और इनसाइड भी। फिर जो है रिसेप्टर के साथ ड्रग बाइंड करी है, जब रिसेप्टर के साथ ड्रग बाइंड करती है, फार्माकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो रिसेप्टर जो है वो any biological molecule to which a drug binds and produce a measurable response। कोई ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, ड्रग जिसके साथ बाइंड करती है और वो एक मेजरेबल रिस्पांस जो है वो प्रोड्यूस करता है। इंजाइम्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड या कोई भी प्रोटीन जो है वो रिसेप्टर के तौर पर एक्ट कर सकती है ड्रग्स के लिए। ठीक है, और या जो एंडोजिनस को एगोनिस्ट हो सकता है। richest source of therapeutically relevant pharmacologic receptors are proteins। ठीक है, प्रोटीन्स हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसड्यूस करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स को इनटू इंट्रासेलुलर रिस्पांस में। ठीक है, ये रिसेप्टर्स जो हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अब जो हैं वो 4 फैमिलीज हैं रिसेप्टर्स की। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लिगेंड, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में क्या होता है कि ये रिसेप्टर जो हैं वो आयन चैनल्स के साथ जो है वो अटैच होते हैं। ठीक, रिसेप्टर जब एक्टिव होते हैं तो आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन जो है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स का, उसमें जो है लिगेंड बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन में जो है वो लिगेंड बाइंडिंग, ये लिगेंड है, ये जो है लिगेंड बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे आके जो है इस लिगेंड ने अटैच होना है, उससे क्या होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। ये साइट जो है रेगुलेट करती है शेप ऑफ पोर को, जिसमें से आइंस ने फ्लो करना है। ठीक है, आइंस चैनल होते हैं, आइन चैनल्स होते हैं यहाँ पे। जैसे ही रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होता है तो ये आइन चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है कि जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर जो है, जहाँ से जो है एसिटाइल कोलिन जिस पे बाइंड करती है उसके साथ सोडियम इन्फ्लक्स होता है। अगर जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर जो है वो एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करेगी निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे, तो उससे क्या होगा कि जो है वो आइंस जो है सोडियम इन्फ्लक्स होगा इनटू द सेल। तो रिसेप्टर जो हैं जब एक्टिवेट होते हैं तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं, आयन चैनल्स को ओपन कर देते हैं। मतलब कि जैसे ही रिसेप्टर एक्टिव होगा, आयन जो हैं वो अंदर एंटर होना शुरू हो जाएंगे सेल में। उसके अलावा जो है वो गैबा हैं,
एगोनिस्ट स्टिमुलेशन ऑफ गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड या गैबा रिसेप्टर जो है वो क्लोराइड इनफ्लक्स को जो है वो इंक्रीज करते हैं, इनफ्लक्स एंट्री इनटू द सेल, ठीक है। जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो सोडियम इनफ्लक्स को इंक्रीज करते हैं विद इन द सेल, और जो गैबा है वो जो है वो क्लोराइड आइंस को जो है वो इनफ्लक्स को इंक्रीज करता है। तो ये जो है लिगेंड गेटेड आयन चैनल में क्या होता है, व्हेन लिगेंड बाइंड विद द रिसेप्टर्स इट एक्टिवेट द रिसेप्टर्स एंड एक्टिव रिसेप्टर्स ओपन द चैनल्स, आयन चैनल्स, ठीक है। कि मतलब कि विद द एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स आयन चैनल्स जो है वो एंटर होते हैं विद इन द सेल, इनफ्लक्स होता है, ठीक है। इसी तरह साथ ही एंटर होते हैं, मैंने समझाने के लिए जो है ना ये बनाया कि आयन चैनल्स यहाँ लिगेंड बाइंड करेगा तो आयन चैनल एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वन इज दी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो डोमेन होती है रिसेप्टर की, उसमें जो है लिगेंड बाइंडिंग एरिया होता है, यहाँ पे आके जो है वो लिगेंड ने बाइंड करना है, ठीक है। ये लिगेंड बाइंड करेगा तो उससे क्या होगा कि इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएगी। इसके साथ जो है जी प्रोटीन अटैच होता है। जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ये जब इनएक्टिव होता है तो ये तीनों सब यूनिट जो है अटैच होते हैं, बट इन एक्टिव फॉर्म जब यहाँ आके लिगेंड जो है या ड्रग या लिगेंड ने जब बाइंड करना है तो इसने जो है वो एक्टिव होना है। जब एक्टिव होगा तो ये अल्फा पार्ट सेपरेट हो जाता है और बीटा और गैमा जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, ये एक्टिवेटेड फॉर्म है। तो इसने क्या करना है, इंट्रासेल्यूलर यहाँ से एडिनालाइल साइक्लेज एक मॉलिक्यूल है इंट्रासेल्यूलर, उसको जो है इसने एक्टिवेट करना है। रिसेप्टर्स ही हैं उसके इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, उन्होंने क्या करना है, एडिनालाइल साइक्लेज ने जो है वो साइक्लिक AMP जो सेकंड मैसेंजर है उसको एक्टिवेट करना है। सेकंड मैसेंजर जब एक्टिवेट होगा तो वो फिर जो है वो क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज के एक्टिव होने से जो है वो आगे जो है फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाएगी। काइनेज इज ऑलवेज डू फॉस्फोराइलेशन, तो फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाएगी और सेल में जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। अनऑक्युपाइड रिसेप्टर्स जो हैं वो इंटरेक्ट नहीं करते जी प्रोटीन के साथ, ठीक है। अब ये जी प्रोटीन है, सही है। रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या हैं, वो इनएक्टिव है। जब जो है वो ये सेलुलर मेम्ब्रेन में जो है वो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एडेनिलाइल साइक्लेज पड़ा हुआ है, सही है। ये जी प्रोटीन है, इनको हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ प्रेजेंट इन दी साइटोसोल। उसके बाद क्या होता है कि रिसेप्टर के साथ आके ड्रग बाइंड करी है, ठीक है। ऑक्युपाइड रिसेप्टर जो है वो क्या करेंगे, शेप को चेंज कर देंगे और जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जब जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जी प्रोटीन जो है वो GDP रिलीज़ करती है और GTP के साथ बाइंड कर जाती है। जो अल्फ़ा सब यूनिट है जी प्रोटीन का वो डिसोसिएट हो जाएगा और जो है वो एक्टिवेट कर देगा एडेनिलाइल साइक्लेज को। जैसे ही डिसोसिएट होता है वैसे ही जो है एडेनिलाइल साइक्लेज को एक्टिव कर देता है। जब हार्मोन या जो है वो कोई भी लिगेंड जो है वो ज़्यादा देर तक बाइंड नहीं रहता, ठीक है, तो रिसेप्टर जो है ना अपनी रेस्टिंग पोजीशन में दोबारा चला जाता है। ये इसकी जो है वो रेस्टिंग पोजीशन है कि ये जब तीनों जो है वो बाइंड हो जाएंगे इकट्ठे। उसके बाद एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जो है उनमें क्या होता है, ये प्रोटीन होता है एंजाइम इस फैमिली में, उसमें जो है वो डाइमर होता है, ठीक है। डाइमर की तरह का होता है प्रोटीन, मल्टी सब यूनिट कम्प्लेक्स होता है। जब ये एक्टिवेट होता है ना तो ये रिसेप्टर्स, इन रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आती है। उससे क्या होता है कि साइटोसोलिक एंजाइम एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इनसाइड द सेल जो एंजाइम एक्टिविटी है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी जब इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएगी। इसमें जो है कन्फर्मेशनल चेंज आएगी, जब कन्फर्मेशनल चेंज भी तब आएगी जब आके लिगेंड बाइंड करेगा, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज आ जाएगी। उससे क्या होगा, ये रिस्पॉन्स जो है ना तब तक मिनट्स टू आवर्स तक रहेगा और तब तक रहेगा जब तक जो है लिगेंड बाइंड रहेगा इसके साथ। इसमें एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आते हैं, प्लेटिलेट एग्रीगेटिंग, प्लेटिलेट डेरिवेटिव्स आते हैं। उसके बाद जो है वो इसमें क्या होता है कि एक्टिवेटेड रिसेप्टर जो है ना वो फॉस्फोराइलेट करता है टायरोसिन काइनेज को, टायरोसिन को एक्टिवेट करता है। जब टायरोसिन एक्टिवेट होता है तो उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। यहाँ जो है वो टायरोसिन की फॉस्फोराइलेशन हो गई है। फॉस्फोराइलेशन से वो आगे जो है फर्दर फॉस्फोराइलेशन करेगा टायरोसिन। इसकी एग्जांपल जो है इंसुलिन है। इंसुलिन जो है वो बाइंड करती है विद दी अल्फा रिसेप्टर्स, ठीक है। टायरोसिन के अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। इंसुलिन जो है वो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती है, एक्टिव कर देती है इंट्रासेल्युलर डोमेन में। उससे क्या होता है कि टायरोसिन रेजिड्यूज जो बीटा सब यूनिट्स के वो फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं। जैसे इंसुलिन बाइंड करती है टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने से वो क्या होता है, फॉस्फोराइलेट हो जाता है। ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है ना दूसरे प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करते हैं, ठीक है। उससे क्या मल्टीपल सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है। फॉस्फोराइलेटेड इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं प्रोटीन काइनेजेस की और फॉस्फेटेजेस की। उससे क्या होता है कि बायोलॉजिक एक्शन जो है वो इंसुलिन का
स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स हैं। इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स में जो है ये फोर्थ फैमिली रिसेप्टर्स की इंसुलिन बाइंडिंग जो है वो क्या करेगी, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगी। इंट्रासेल्यूलर डोमेन ऑफ बीटा सब यूनिट ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स, बीटा सब यूनिट जो है वो उसको एक्टिव कर देगा। उससे क्या होगा कि टायरोसिन काइनेज की फास्फोराइलेशन हो जाएगी। टायरोसिन रेजिड्यूज ऑफ बीटा सब यूनिट आर ऑटोफॉस्फोराइलाइज्ड, ठीक है, उनकी फास्फोराइलेशन हो जाएगी। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फास्फोराइलेट्स अदर प्रोटीन्स, वो क्या करेगा, दूसरे प्रोटीन्स की फास्फोराइलेशन कर देगा। फास्फोराइलेशन होती है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप जो है हमेशा एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। इंसुलिन रिसेप्टर जो है सबस्ट्रेट, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट जो है वो सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करेगा, फास्फोराइलेट करेगा। इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट जो है ना वो अदर प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करेगा, फास्फेटेजेस को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या बायोलॉजिकल एक्शन जो है इंसुलिन का स्टार्ट हो जाएगा, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। मतलब इसने जाके जो है आफ्टर बाइंडिंग विद इंसुलिन जो है इसने टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करना है। काइनेज ने जो है फास्फोराइलेशन करनी है, मतलब कि ग्लूकोज एंटर होगा ब्लड में। ग्लूकोज के एंटर होने के बाद जो है वो क्या होगा कि जो है वो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होगी। जब ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होगी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, तो वो काइनेज एंजाइम करेगा, और काइनेज की एक्टिवेशन जो है वो इंसुलिन करेगी। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर जो होते हैं वो इंटायरली डिफ्यूज होते हैं विद इन द सेल मेम्ब्रेन। इनका जो है वो जो लिगेंड होगा जो बाइंड करेगा इनके साथ वो मस्ट भी लाइपोफिलिक होना चाहिए कि वो इजीली जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो है वो एंटर हो जाए, और ताकि जो है वो आगे एक्शन शो कर सके। ये जो है सफिशेंटली जो है लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। प्राइमरी टारगेट क्या होता है लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस का, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स सेल न्यूक्लियाई में, सेल न्यूक्लियस में। ये लिगेंड बाइंडिंग जो है इसके रिसेप्टर्स के साथ एक्टिवेट करती है रिसेप्टर को वाया डिसोसिएशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। एक्टिवेटेड लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रांसलोकेट करता है टू द न्यूक्लियस। ये जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये ट्रांसलोकेट करेगा, एंटर होगा न्यूक्लियस में, ये वहाँ पे डायमराइज होगा और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड होगा और रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन को, मतलब कि जीन एक्सप्रेशन को जो है वो कंट्रोल कर लेता है। ये एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ इन फैक्टर्स की जो एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन है ये ट्रांसक्रिप्शन करती है डीएनए की आरएनए में, और फिर डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जब बाइंड किया है तो जाहिर सी बात है डीएनए जो है वो आरएनए को आगे जो है वो ऑर्डर देगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। फिर जो चेंजेस हुई हैं उस हिसाब से डीएनए जो है वो आरएनए को जो है वो ऑर्डर देगा और उस हिसाब से जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होएगी। इनके रिसेप्टर्स का जो है एक्टिवेशन और रिस्पांस का टाइम जो है वो आवर्स टू डे हो सकता है। जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, स्टीरॉयड हार्मोन जो है अपना एक्शन शो करते हैं टारगेट सेल पे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स के थ्रू, सही है। उनमें जो है वो अदर टारगेट्स इंट्रासेल्युलर लिगेंड्स के स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, आरएनए के, हमारी बॉडी में किसी एंजाइम की ज़रूरत है तो हम जो है वो उससे क्या होगा कि लिगेंड जो है वो एंटर होगा इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर में, ठीक है। यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस में एंटर होगा, डायमराइजेशन के बाद न्यूक्लियस में एंटर होगा, न्यूक्लियस में एंटर होने के बाद जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड करके डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज कराएगा। आरएनए जो है वही प्रोटीन या एंजाइम बनाएगा जिसकी जो है वो डिमांड है।